हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जो कि है हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर के अंदर हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की स्टडी करेंगे कि जो इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, क्या काम करते हैं और हमारी जो कंट्री है उसके अकॉर्डिंग वो कैसे चलती है। इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनका क्या काम है, क्या एक्टिविटीज होती है उनकी। इस प्रॉपर चीज़ों को हम सारे के सारे इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जो कि 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्या होते हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो उससे पहले हमें फर्स्टली ये समझना पड़ेगा कि जो इंडियन इकोनॉमी होती है वो क्या होती है। इंडियन इकोनॉमी क्या है, जो इकोनॉमी की एक्टिविटीज है वो क्या होती हैं। द एक्टिविटीज विच आर कंडक्ट टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए इन्होंने सिंपल से वर्ड में क्या बताया हमें, द एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो कंडक्ट कराती है अर्न मनी, पैसा अर्न करने के लिए चीजों को कंडक्ट कराती हैं, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब हम अपनी अर्निंग करें, पैसा कमाएं, वो हमारी इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है। देखो हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है इकोनॉमी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इकोनॉमी जो होता है ना वो हमारा मनी से रिलेटेड होता है, मनी होता है, मनी को ही हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इकोनॉमी बोलते हैं। और इकोनॉमिक्स जो होता है ना, हम उन्हीं चीज़ों को जिस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे हम इस बुक को पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है ये हमारा इकोनॉमिक्स होता है। और जो हम इकोनॉमी बोलते हैं वो हमारा मनी से रिलेटेड होता है, पैसे को हम इकोनॉमी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना इंडियन की इकोनॉमी डाउन चली गई, इंडिया की इकोनॉमी इस बार ऊपर चल रही है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, पैसे से रिलेटेड होती हैं कि कितनी इकोनॉमी ऊपर है और कितनी इकोनॉमी नीचे की साइड में डाउन है। तो जब हम मनी अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो वो एक्टिविटी हमारी क्या कहलाती है? पैसा कमाने की जो एक्टिविटी है ना वही हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी कहलाती है। ओके, सम एक्टिविटीज आर कंडक्ट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और उसमें कुछ एक्टिविटीज हमारी ऐसी हैं जो क्या कंडक्ट कराती है? गुड्स को कंडक्ट कराती है प्रोड्यूस करने में, कि गुड्स को प्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है, किसी सर्विस को कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, किसी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है तो कैसे बनाया जा रहा है। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हमारी एक्टिविटीज हैं जो कहीं ना कहीं हमें कहाँ हेल्प करती हैं? मनी अर्न करने के लिए। सर्विसेज, व्हाइल सम आर परफॉर्म टू प्रोवाइड सर्विसेज। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें, देखो किसी चीज को प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होगा, हम उसमें सर्विस के बदले में ही क्या अर्न करेंगे? मनी अर्न करेंगे। जो हमें सर्विस के बदले में ही क्या प्रोवाइड कराती हैं? मनी अर्न कराती हैं। तो जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है कौन कौन सी है हमारी? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज। नेचर के बेस पे हमारे पास कितनी एक्टिविटीज हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी आर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमारे पास में 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब प्राइमरी का क्या काम होता है, सेकेंडरी का क्या काम होता है एंड टर्शरी का क्या काम होता है, चलिए देखते हैं। ये देखिए प्राइमरी एक्टिविटी, जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है वो हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ी होती है। देखो प्राइमरी का मतलब ही क्या होता है? जो चीज फर्स्टली प्रेफर की जाए, जो हमें बेस प्रोवाइड कराती है या फिर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है, वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज होती है। अब इंडिया में अगर हम अपना प्राइमरी वर्क देखें तो जो इंडियन के एंशिएंट टाइम के लोग थे वो किस काम से जुड़े हुए थे? वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। और एग्रीकल्चर एक ऐसा बेस प्रोवाइड कराती है जिसमें हमें हर चीज के लिए रॉ मटेरियल मिलता है। देखो आपको केचप बनाना है, जो टोमेटो है वो एज अ रॉ मटेरियल वर्क करेंगे। ओके, माइनिंग भी आपकी क्या है? माइनिंग भी आपकी एक प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि जब आप गोल्ड एक्सट्रैक्ट करोगे तभी तो जाके गोल्ड के इयररिंग्स पहन पाओगे, वो मैन्युफैक्चरिंग होता है जाके। और
सॉरी, अब वीट ग्रो करोगे, वीट जो क्या है, वी आपका बेस है या फिर रॉ मटेरियल है, वीट के बाद ही तो जाकर बिस्किट बनेगा। तो क्या होता है, जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है वो हमें बेस प्रोवाइड कराती है। और प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर, देखो, क्रॉप, कॉटन, वीट, एनिमल्स, कोल और ट्री, प्लांटेशन भी हमारी एक प्राइमरी एक्टिविटीज है। अब उसके बाद में आता है सेकेंडरी एक्टिविटी। अब सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर जैसे इन्होंने ये दिखा रखा है, ये कॉटन है। अब कॉटन हमें डायरेक्ट कहाँ से मिलेगी, फील्ड से मिलेगी, क्रॉप मिलेगी। अब उस क्रॉप से अगर हमें कपड़े बनाने हैं तो उसके लिए हमें उसको किसी इंडस्ट्रीज में भेजना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज में भेजने के बाद ही जाकर वो क्या बनेगा, कोई क्लॉथ बन पाएगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक जब आया ना, यहाँ पर जाके ये जो क्लॉथ की फॉर्मेशन हुई है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है या फिर सेकेंडरी। पहला काम है आपका कॉटन लेना, उसके बाद उसको कपड़े बनाना। सेकेंड मैन्युफैक्चर होता है ना, तो इसलिए इसको इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, जो कि हमारा है सेकेंडरी सेक्टर। इसके अंदर जैसे अब हमारे पास ये फूड है, ये रॉ मटेरियल है, प्याज, मटर, पीस वगैरह दे रखे, अनियन है, पीस है, उनका हमने यहाँ पर एक फूड बना लिया, तो ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया। कॉटन से हमने क्लॉथ बना लिए, ये भी क्या हो गया, मैन्युफैक्चर। वीट को यहाँ पर हमने फ्लो बना लिया, तो ये क्या हो गया, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चर होकर आए हैं। ओके, अब उसके बाद में आता है ये टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर जो ये वीट है, अब ये भागते 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 खुद तो गया नहीं होगा, यहाँ पर किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू गया है ना। जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये गया है वो है हमारा टर्शरी सेक्टर। जो टर्शरी सेक्टर होता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही इंटरडिपेंडेंट होते हैं टर्शरी सेक्टर में। अब जो सीड्स है, देखो प्राइमरी तो ठीक है, हमें समझ आ गया कि हमें क्रॉप वहां से मिलेगी। अब वहां पर उसको, उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें सीड्स की जरूरत होती है, और वो सीड्स खुद तो भाग भाग के आएंगे नहीं कि चलो भाग भाग के चलते हैं क्रॉप, मतलब फील्ड में अपने आप ही गिर जाएंगे खेत में और उसके बाद वो ग्रो कर जाएंगे। नो, उसके लिए भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना, और वो ट्रांसपोर्ट क्या काम करता है, टर्शरी सेक्टर का। तो ये दोनों के ही दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अब यहां से यहां तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, फील्ड से इंडस्ट्रीज तक जाने के लिए जिस ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। ट्रांसपोर्ट, सर्विस, ये सारे के सारे देखो जिसमें ट्रांसपोर्ट और सर्विस आती है वो हमारा टर्शरी सेक्टर कहलाता है। ओके, अब हम प्राइमरी सेक्टर्स को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। दी सेक्टर इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस, प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो गुड्स होते हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स। डायरेक्ट नेचर से हम प्राइमरी प्रोडक्ट को लेते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर प्रोडक्ट आते हैं उनको हम डायरेक्ट नेचर से एक्सप्लॉइट करते हैं, कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। और ऐसे जिसको हम डायरेक्ट नेचर से लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। और इस सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर और रिलेटेड सेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर वो हर चीज से रिलेट है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के 3 नेम है, प्राइमरी और एग्रीकल्चर सेक्टर और रिलेटेड सेक्टर। एग्जाम्पल, वी डिपेंड मेनली ऑन एंटायरली ऑन द नेचुरल फैक्टर्स। क्योंकि हम देखो किसी भी चीज को प्रोडक्शन करें, किसी भी चीज को बनाएं, कहीं ना कहीं डिपेंड हम प्राइमरी सेक्टर पर ही रहते हैं। हमारा मेनली डिपेंडेंट प्राइमरी सेक्टर पर ही है। फैक्टर्स लाइक रेनफॉल एंड क्लाइमेट, और उसके लिए हम रेनफॉल और क्लाइमेट पर डिपेंड करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हम डिपेंड रहते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर में देखो क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, डेयरी भी आते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट अब ये क्या बोलते हैं, एनिमल्स आपके कैटल्स है, उससे हम दूध एक्सट्रैक्ट करते हैं तो डायरेक्ट ही तो ले रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारा, माइनिंग करते हैं, कोल को एक्सट्रैक्ट करना, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, डायरेक्ट हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, माइनिंग पे आ गया। फिशिंग, अब ओशन से आप कोई दूसरा प्रोडक्ट थोड़ा ले रहे हो, डायरेक्ट फिश को ले रहे हो, उसको सेल कर रहे हो, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर। फॉरेस्ट्री भी हमारा प्राइमरी सेक्टर है। अब हम स्टडी करेंगे सेकेंडरी सेक्टर को। देखिए सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, द सेक्टर इन विच नेचुरल प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर।
सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम उन नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेते हैं जो हमें किससे गेट हुए हैं, जो हमें गेट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर्स आर चेंज्ड, उसको चेंज करते हैं हम। प्राइमरी सेक्टर से हम जिस भी प्रोडक्ट को लेते हैं उसके बाद हम उसको चेंज कर रहे हैं, एक वैल्यूएबल थिंग में चेंज कर देते हैं जिसका प्राइस भी मार्केट में जाकर हाई हो जाता है। चेंज इनटू अदर फॉर्म्स दो वेजेस मैन्युफैक्चरिंग इज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमने प्राइमरी सेक्टर से किसी भी प्रोडक्ट को उठाया, अब उसको उठाने के बाद उसको हमने एक वैल्यूएबल थिंग में चेंज कर दिया। अब वो चेंज होने कहाँ जाएगा, रास्ते में तो जादू की तरह रहती नहीं, अब फूंक मारी चेंज हो गया, नहीं, उसके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जाएगा, वहां पर जाकर वो चेंज हो जाएगा। अब जैसे आपका शुगर केन है, शुगर केन को हमने डायरेक्ट फील्ड से उस क्रॉप से उठाया, अब उसको शुगर बनानी है, शुगर बनाने के लिए, अब शुगर बनाने के लिए आपको उसको कहाँ भेजना पड़ेगा, शुगर बनाने के लिए आपको उसको, ये शुगर है आपकी, शुगर बनाने के लिए आपको उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भेजना पड़ेगा। ठीक है, ये शुगर केन को शुगर बनाने के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भेजना। तो यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट था उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, चेंज। क्या कर दिया हमने यहाँ पर, चेंज कर दिया। चेंज करके वो किस में चेंज हो गया, शुगर में चेंज हो गया। अब ये एक वैल्यूएबल चीज बन गई, वैल्यूएबल थिंग। अब हमारी एक वैल्यूएबल थिंग बन गई। अब इसका जो प्राइस था इससे ज्यादा प्राइस किसका हो गया, शुगर का हो गया। किसका प्राइस उसमें ऐड हो गया, जो चीज मैन्युफैक्चर हुई उसका प्राइस भी उसमें ऐड हो गया। अभी एक इंडस्ट्रीज में जाकर चेंज होता है, इसलिए इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर को। अब सेकेंडरी सेक्टर में और क्या क्या चीजें आती हैं, एग्जांपल, नेचुरल प्रोडक्ट इज चेंज टू अदर फॉर्म। ठीक है, जो नेचुरल चीजें होती है उनको चेंज किया जाता है। प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर, यहाँ से प्रोडक्ट को डायरेक्ट नेचर से प्रोड्यूस नहीं किया जाता। फैक्ट्री, वर्कशॉप और एट होम, इसमें देखो फैक्ट्री में भी काम हो सकता है, वर्कशॉप में भी, और घरों में भी चीजों को हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर, अर्थ, ब्रिक और बिल्डिंग। देखिए, अर्थ से हमने डायरेक्ट सॉइल ली, सॉइल से हमने फिर ब्रिक का फॉर्मेशन किया और ब्रिक के बाद हमने क्या बनाई, बिल्डिंग बनाई। एग्जाम्पल, यार्न एंड क्लॉथ वेविंग फ्रॉम कॉटन फैब्रिक, शुगर और गुड़ फ्रॉम शुगर केन। देखो, यार्न से हम क्लॉथ को वेव करते हैं, बनाते हैं, कॉटन से हम फैब्रिक बनाते हैं, शुगर और गुड़ को हम किससे बनाते हैं, शुगर केन से बनाते हैं। अब शुगर केन को यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए, मील तक पहुंचाने के लिए, ये है आपकी मील। अब ये मील तक पहुंचाने के लिए जिसकी जरूरत होती है, जिस ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, वो ट्रांसपोर्ट किस सेक्टर में आता है, टर्शरी सेक्टर में। यह आपका टर्शरी सेक्टर, द सेक्टर दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। देखिए, टर्शरी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों, विदाउट टर्शरी सेक्टर, विदाउट ट्रांसपोर्ट, आप सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कराओगे, एक से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू चीजें जानी है, प्रोडक्ट जाना हो एक से दूसरी जगह, कैसे जा पाएगा। एग्जाम्पल, एड एंड सपोर्ट द प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट टू सेल देम एट होलसेल और रिटेल शॉप। यहाँ होलसेल की शॉप है, उस होलसेल की शॉप से रिटेल शॉप तक आपको जो अपना गुड्स पहुंचाने हैं, सर्विसेज पहुंचाने, वो किसके थ्रू पहुंचा पाओगे, वो आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचा पाओगे। और ये ट्रांसपोर्ट किससे रिलेटेड है, टर्शरी सेक्टर से। कम्युनिकेशन भी इसी के अंडर में आ जाता है। बैंकिंग, स्टोरेज, ट्रेड एंड जनरेट सर्विस सेक्टर, और इसमें सर्विस भी आपकी जनरेट की जाती है। देखो, टीचर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक सैलून वाला भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पुलिस, आपके लीडर्स, ये सब क्या है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर के अंडर में आ जाएंगे। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स।
हमने 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब हम इन तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, कौन ऊपर है कौन नीचे है, ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को हम अब इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। These primary, secondary and tertiary activities, primary activities, secondary, tertiary activities are interdependent on each other। देखिए ये तीनों की तीनों ही एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट। देखिए कॉमन सी चीज है, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, मीन्स टर्सरी सेक्टर नहीं होगा, तो एक से दूसरी जगह जो गुड्स और सर्विसेज है वो कैसे प्रोवाइड करा जाएंगे? क्या प्रोवाइड करा जा पाएंगे? नहीं कराई जा पाएंगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं है ना इसे दूसरी जगह आने के लिए, तो टर्सरी दोनों के लिए डिपेंडेंट है। और दूसरा, अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा तो जो गुड्स है वो मिलेंगे कहाँ से, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। और अगर सेकेंडरी सेक्टर नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट और प्राइमरी का क्या करेंगे, चीजें मैन्युफैक्चर कहाँ होगी। इसलिए तीनों के तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ऑन ईच अदर। एज द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन वन is used in the other sector also। तो यहाँ पर क्या है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है in used in the other sector also। गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑफ 2 टाइप्स। गुड्स एंड सर्विसेज भी हमारे 2 टाइप्स की होती है, एक है हमारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस। अब फाइनल गुड देखते हैं पहले क्या होता है। Mean those goods and service that are directly consumed by the consumers and are not meant for further production and processing। देखिए डायरेक्ट कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, वो हमारा फाइनल गुड्स है। अब सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, व्हीट लिया हमने। अब व्हीट को हमें फ्लोर बनाना है, तो डायरेक्ट जब हम व्हीट से फ्लोर बना रहे हैं तो ये क्या हो गया, जो फ्लोर है ना वो हमारा फाइनल गुड हो गया। यहाँ पर व्हीट फाइनल गुड नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उस व्हीट के बाद में कोई चीज बन रही है ना, तो वो हमारे क्या हो गया, फाइनल गुड हमारी फ्लोर हो गई, आटा हो गई फ्लोर। और वही अगर हम एक टमाटो से केचप बना रहे हैं तो केचप हमारी यहाँ पर क्या हुई, फाइनल गुड्स। टमाटो नहीं, टमाटो हमारी प्राइमरी सेक्टर हुई, बट सेकेंडरी में जो केचप बना वो हमारा फाइनल गुड हुआ। आपको अगर केचप खाना है तो वो फाइनल गुड हुआ, बट आप कह रहे हो कि मेरे को टमाटर सब्जी में डालना है, ये टमाटर ही खाना है, तब वहां पर आपको टोमेटो जो होगा वो फाइनल गुड्स हो गई। तो फाइनल गुड्स हमें देखनी पड़ेगी कि तीनों सेक्टर में से कौन सी फाइनल गुड्स है, ठीक है। कई जगह देखो टमाटो एक जगह केचप भी बन रहा है, जहाँ केचप बन रहा है तो केचप फाइनल गुड्स हो गया। जब हम डायरेक्ट टमाटो को यूज कर रहे हैं तो वो टमाटो क्या हो गया, यहाँ पर फाइनल गुड्स हो गया। तो जो चीज डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट की जाती है बाय कंज्यूमर्स, चीजों को कंज्यूम्ड किया जाता है किसके थ्रू, कंज्यूमर के थ्रू, वही हमारा फाइनल गुड्स होता है। अब जैसे कॉटन है, कॉटन को हम अपने पूजा घर में भी यूज करते हैं। जब हम डायरेक्ट कॉटन को अपने घर में पूजा के लिए यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कॉटन का यूज कर रहे हैं, वो फाइनल गुड्स हो गया। बट अगर उसी कॉटन से क्लॉथ बना रहे हैं तो क्लॉथ फाइनल गुड्स हुए। कॉटन अपने प्राइमरी सेक्टर में फाइनल गुड हो गई और जो क्लॉथ है वो सेकेंडरी सेक्टर में फाइनल गुड्स हो गए। ओके, अब इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, मीन्स दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। अब देखिए जो कॉटन थी, अगर हम कॉटन को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो वो हमारा फाइनल गुड्स हो गई, बट अगर कॉटन से क्लॉथ बन रहा है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा और उसकी प्रोसेसिंग बढ़ी तो वो क्या हो गया, हमारा इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज हो गया। यहाँ पर हमने उसको क्या करा, उसका प्रोडक्शन करा और उसको प्रोसेस किया, तो ये हमारा इंटरमीडिएट होता है। मतलब एक से दूसरी जगह तक पहुंचना और दूसरी के बाद तीसरी जगह तक पहुंचना, ये हमारा इंटरमीडिएट हो गया। जब हमने डायरेक्ट उसको प्राइमरी सेक्टर से यूज कर लिया तो वहां पर वो हमारा फाइनल गुड्स हो गया। आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए ये कॉटन है, अब कॉटन से यहां हम क्या बना रहे हैं, क्लोथ्स बना रहे हैं, तो ये इंटरमीडिएट हो गया क्योंकि यहाँ पे कॉटन से क्लोथ बना। जब हम कॉटन, यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर में क्लोथ फाइनल गुड है
और प्राइमरी सेक्टर के लिए यहाँ कॉटन फाइनल गुड्स है, दोनों फाइनल गुड्स है, बट यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ पर प्रोडक्ट को चेंज किया गया है, यहाँ पर प्रोडक्ट को चेंज किया गया, इसलिए ये इंटरमीडिएट सर्विस और गुड्स में काउंट होगा। और जब कॉटन को डायरेक्ट यूज किया तो वो फाइनल गुड्स में, बट फाइनल दोनों में ही है, वो सेकेंडरी सेक्टर में फाइनल है और ये प्राइमरी सेक्टर में फाइनल है। अब हमें यहाँ देखना है हाउ टू काउंट गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट कैसे किया जाता है, हम काउंट कैसे करेंगे गुड्स और सर्विसेज को, कि कहाँ पर कितना हुआ, एक ही प्रोडक्ट को हम कितनी बार काउंट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पर कॉटन को ली, हमने यहाँ भी काउंट कर लिया, अब कॉटन से क्लॉथ बने, हमने कॉटन को वहां भी काउंट कर लिया, तो इसको काउंट कैसे करना है, इन सारी चीजों को हम यहाँ समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पर 10,000 kg ऑफ वीट, कितने हैं 10,000 kg ऑफ वीट इज सोल्ड एट 8 kg। 10,000 kg वीट को 8 रुपए kg के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है, और वीट विल बी 18,000, और जो उसकी 18,000 kg वीट की जो वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई आपकी 18,000। पर केजी कितना था 8 रुपीज, ठीक है 8 रुपीज था, तो 10,000 कितने का हो गया 80,000 का। द सेम वे द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट एट 10 पर कोकोनट विल बी 50,000। अब यहाँ पर देखो दो चीजें दी गई हैं, एक है आपका कोकोनट है और दूसरा आपका वीट है। देखिए 10 kg वीट है, 10 kg वीट की वैल्यू है 80,000 और पर केजी कितना है 8 रुपीज का, और यहाँ पर है 5,000 कोकोनट है और एक कोकोनट की वैल्यू है आपकी 10,000, और ये टोटल कितने के हो गए 50,000। अब मेरे को ये बताइए आप लोग कि क्या सेल करने में ज्यादा फायदा होगा। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 5,000 कोकोनट सेल किए उसने और अर्निंग उसकी 50,000 हो गई, मतलब अर्निंग इसके कंपैरिजन में किसकी ज्यादा हुई, कोकोनट की इनकम ज्यादा हुई, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 kg सेल किया गया है, 10 kg सेल करने के बाद 80,000 आपकी हुई है, यहाँ पर सिर्फ उसका हाफ किया गया है, 10 का हाफ है 5,000 सेल करने के बाद आपको 50,000 मिला। मीन्स अगर आप 10,000 कोकोनट सेल करते तो आपकी अर्निंग 1 लाख होती, तो किसमें ज्यादा प्रॉफिट है, इसमें ज्यादा प्रॉफिट है। बट यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो दोनों डिफरेंस है, जो प्रोडक्ट है वो दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट है, तो हमें यही समझना है इसमें कि हमें गुड्स को और सर्विसेज को काउंट कैसे करना है। जैसे आपने आज से पहले के टाइम के सुना होगा कि लोग पहले जब मनी नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो लोग सामान को सामान के बदले लेते थे। ठीक है, मैं आपको गेहूं दे रही हूँ, आप मेरे को चावल दे दो, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था। बट अब वो नहीं किया जाता क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अब यहाँ पर क्या हम इन दोनों को सेम मान सकते हैं, बताइए। अगर हम यहाँ पर 5,000 kg वीट लें सेम उसके कंपैरिजन में, तब हमारी यहाँ पर सैलरी कितनी हो जाएगी बताइए, 40,000, हाफ हो जाएगी, तब भी इससे कम है। मीन्स कोकोनट सेल करने में इनकम ज्यादा है। अब इनको दोनों को कैसे काउंट किया जाए, मेजरमेंट दोनों का अलग है, गुड्स दोनों अलग है, किस टाइप से हम इनको काउंट कर सकते हैं। अब ऐसे ही देखिए क्या है कि आप कोकोनट आपने 1 लाख के बेचे, ठीक है, 1 लाख के कोकोनट बोले, अब आप बोल रहे हो कि मेरे 10,000 कोकोनट 1 लाख के गए हैं, और वही एक पर्सन के एक सिंगल पीस को बेचने के बाद उसकी अर्निंग 1 लाख है। क्या आप दोनों को बराबर काउंट कर सकते हो? क्या दोनों का प्रोडक्शन इक्वल है? नहीं, उसने लैब में सेल कर दिया 1 लाख का एक सिंगल, अब बताओ उसका प्रोडक्शन है, ये आप कहोगे मेरा प्रोडक्शन तो कम है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा, क्योंकि उसने सिर्फ एक लैब की सेल किया है, वो भी 1 लाख का। आपका जो प्रोडक्शन था वो 10,000 था, और 10,000 में आपकी अर्निंग उसके इक्वल गई थी 1 लाख। तो आपको प्रोडक्ट भी देखना पड़ेगा,
इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट को काउंट नहीं किया जाता और सर्विसेज को काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि सर्विस अगर हम प्रोडक्ट को काउंट करेंगे तो कभी काउंट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेजरमेंट दोनों का अलग है। अब जैसे यहाँ पर है, उसका केजी में मेजरमेंट है और उसका 5000 है, तब उसकी अर्निंग ज्यादा है, उसकी अर्निंग कम है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम रखेंगे, अगर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट करेंगे, काउंट करेंगे, तो काउंटेबल वो नहीं होगा। क्यों? आप देखो, मैं कहूँ मैं एक पेन, हालांकि पेन ले लेते हैं, मैं एक पेन बनाने वाली कंपनी में काम करती हूँ। मैंने एक डे के 1 करोड़ का जो पेन था इसको मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। मैंने 1 डे में 1 करोड़ जो पेन थे इनका मैन्युफैक्चर करा। मैं बोली वाह, मैंने तो इतना सारा मैन्युफैक्चर किया, 1 करोड़ के करीब मैन्युफैक्चर किया, और मेरी जो प्रॉपर सैलरी आई वो कितनी थी, जो अर्निंग हुई वो अर्निंग थी मेरी 1 लाख, ठीक है। अर्निंग मेरी 1 लाख थी। काम मेरा कब तक चला? फुल डे। और वही एक अदर पर्सन कहता है मैंने सिर्फ एक लैपटॉप सेल किया, और उस लैपटॉप के सेल करने के बदले उसकी सैलरी कितनी थी, उसकी जो अर्निंग थी वो भी 1 लाख थी। प्रोडक्शन किसका ज्यादा हुआ? प्रोडक्शन इस पर्सन का ज्यादा हुआ, पर्सन ए और ये पर्सन बी। पर्सन ए का प्रोडक्शन ज्यादा है और बी का कम है, बट इनकम दोनों की सेम आए, तो उनके प्रोडक्ट के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा कि इसने कितना, इसका प्रोडक्ट क्या है और उसका प्रोडक्ट क्या है। तो इसलिए कभी भी प्रोडक्ट को मेजर नहीं किया जाता, हमेशा काउंट करने के लिए प्रोडक्ट की वैल्यू को काउंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ का इनका दोनों का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ये एक छोटे से पेन है और वो एक लैपटॉप है, तो आप दोनों को कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते। बट हाँ, हम दोनों की जो इनकम है उसको तो काउंट कर सकते हैं कि इस कंपनी की इनकम इतनी, इस कंपनी की इनकम इतनी, हम उनको काउंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को काउंट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर है हाउ टू काउंट गुड्स एंड सर्विस। अब गुड्स को कैसे आप काउंट करोगे बताइए? एक पेन बनाने वाली कंपनी है, एक लैपी बनाने वाली कंपनी है, उनका प्रोडक्शन 1 डे में करोड़ों जा रहा है, उनका 1 या 2 पीस ही निकल रहे हैं, तो इसका मतलब उनका तो काम ही नहीं चल रहा। एक दिन में 1 या 2 पीस निकल रहे हैं लैपटॉप के, लैपी के 1 या 2 पीस निकले, और इनका करोड़ों का प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रॉफिट में कौन सी कंपनी है? कंपनी ए। कंपनी बी तो लॉस में जा रही है, बट अगर 2 पीस उनके जाते हैं तो इनके करोड़ों के बराबर है, वो है या नहीं है? बराबर है ना। तो दोनों का प्रोडक्शन सेम चल रहा है, बट इसको हम मेजर कैसे करें? काम तो उन्होंने ज्यादा किया, उन्होंने कम किया, तो इसलिए प्रोडक्ट जो है उनका कोई मेजरमेंट नहीं है। मेजर करने के लिए इसलिए हमने क्या काउंट किया है? हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को चेक करते हैं कि किसकी कितनी अर्निंग है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। व्हाट इज द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं और उनको कैसे काउंट किया जाता है? देखिए, फार्मर फ्लोर है, कितना है? 8 kg, ठीक है, मतलब पर केजी 8 रुपीज है फार्मर का जो फ्लोर है। और उसके बाद ये फ्लोर कहां पर गया? मिल में गया। क्या बनने के लिए? बिस्किट बनने के लिए। अब बिस्किट बनने के लिए गया तो यहां से इसका प्राइस हो गया 10 kg। इन्होंने भी तो अपना प्रोडक्शन लगाया, 10 kg हो गया। अब इसके बाद ये फैक्ट्री से सीधा ही पैक्ड होकर बिस्किट सेल होने के लिए गया। अब ये सेल होने के लिए गया तो कितना गया? 20 पर पैकेट, क्योंकि उसमें शुगर भी मिल गया, ऑयल भी मिल गया। शुगर, ऑयल और फ्लोर, ये तीनों चीजें मिल गई। और उसके बाद वो पैकिंग, मैन्युफैक्चर कॉस्ट, सारी कॉस्ट लगाने के बाद वो जो एक पैकेट बनकर तैयार होता है वो कितने का हो गया? आपका 20 रुपीज का हो गया। अब देखिए, यहाँ पर 8 रुपए केजी था, ठीक है, 8 रुपीज केजी, और वहां पर 20 पर पैकेट, यहाँ पर 10 रुपीज केजी था, ठीक है। यहाँ से फार्मर से व्हीट यहाँ तक गया मिल में, और मिल के बाद फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री के बाद पैकेट इंडस्ट्रीज में गया जहाँ वो बिस्किट बना। अब बताइए मुझे, कुछ आया समझ कि जो उसकी वैल्यू थी वो कैसे बढ़ती हुई चली गई? अब जैसे हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
एक दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं। फार्मर है एक, अब ये जो फार्मर है इसने क्या करा, इसने कॉटन ली, ठीक है, कॉटन ली, और कॉटन इसने किसको सेल करी। अब जो कॉटन है, कॉटन का प्राइस था यहाँ पर रखा इसने 50 रुपीज। अब कॉटन इसने सेल कर दी किसको, मिल को, जहां उसके क्या बना जाएंगे, क्लोथ्स, मिल को, और मिल ने इसका प्राइस रख दिया 80 रुपीज। अब मिल के बाद ये जाएंगे होलसेलर पे, ठीक है। होलसेल पे जाएगी। अब मेल वाले ने कितना प्राइस रखा, 80, ठीक है। मेल वाले ने कितने का इसको खरीदा, 50 का। चलो दूसरे पेन से करेंगे इसे ताकि क्लियर हो जाए आपको। 50, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका, आप पीपल लिख सकते हो, पीपल्स। अब ये पीपल्स को मिलेगा, ये देखिए मेल ने प्रोडक्ट को कितने में खरीदा, 50 में। कितने में खरीदा मील वाले पर्सन ने, 50 रुपीज में। होलसेल वाले ने कितने का खरीदा इसको, 80 में। अब होलसेल वाला भी तो इसका प्राइस बढ़ाएगा, होलसेल वाले ने इसका प्राइस रख दिया 120। अब देखिए जो प्राइस था वो कैसे इंक्रीज होता चला गया, बढ़ा या नहीं बढ़ा। अब यहाँ पर, अब हम यहाँ कॉटन की वैल्यू को चेक नहीं करेंगे कि कॉटन की वैल्यू क्या थी, क्योंकि यहाँ पर जो कॉटन है वो हमारा फाइनल गुड नहीं है। फाइनल गुड यहाँ पर क्या है, क्लोथ। ये जो क्लोथ्स है हमारे, ये यहाँ पर फाइनल गुड है। ये जो 120 प्राइस है ये किसका है, इस क्लोथ्स का है। तो हम यहाँ पर फाइनल गुड्स चेक करेंगे। अब वो जो पीपल है वो अलग अलग वैल्यू चेक नहीं करेगा, या फिर अलग अलग वैल्यू तो नहीं देंगे। लाइक मेल वाला ये तो नहीं कहेगा कि 50 में मैंने खरीदा, होलसेल वाला ये तो नहीं कहेगा मिल वाले से कि 50 में मैंने कॉटन खरीदी थी, 80 में तुम्हें सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे अलग अलग काउंट करेंगे कि 50 में उसने सेल किया, 80 में उसने सेल किया, 120 में उसने सेल किया, तो इसका जो वैल्यू आ जाए क्या आ जाएगी, 250। अगर हम इसका अलग अलग प्राइस देंगे, अलग अलग प्राइस को ऐड करेंगे, देखो कॉटन का ऐड कर लिया, फिर हम मिल वालों को ऐड करेंगे, फिर हम होलसेल वालों को ऐड करेंगे, फिर हम पीपल को ऐड करेंगे। अगर हम ऐसा सबकी वैल्यू को अलग अलग काउंट करके ऐड करने लगे तो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ के आएगी, 250 आ रही है। हमें ऐसा नहीं करना है, इसीलिए हमें क्या, जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है हमें उसको ऐड करना है। अगर हम सबके, देखो क्योंकि जो वहां 120 तक पहुंचते पहुंचते ये सारे प्राइस उसमें इनडायरेक्टली ऐड हो चुके हैं, हमें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब इसने खरीदा तो इसका प्रॉफिट तो सिर्फ 30 रुपीज का था, 50 तो ये यहाँ पर देकर आया है। और जो होलसेल वाला उसने 80 का खरीदा, जो 120 उसने सेल किया, वो सारा प्रॉफिट किसका था, वो सारा का सारा प्रॉफिट होलसेलर का था। होलसेलर से फिर सेलर लेके गए, सेलर से 120 की। अब सेलर को कितने का प्रॉफिट हुआ, सेलर को 20 का प्रॉफिट हुआ। अब सेलर को 20 के बाद 100, सेलर ने 100 का बाय किया, और 100 का बाय करने के बाद सेलर ने पीपल को 120 का सेल कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सबको प्रॉफिट हुआ है, और जो उनका गुड्स था उसका भी प्राइस लास्ट तक बना हुआ है। ये 50, ये 80, 100 सब उस 120 में ऐड है। अगर हम यहाँ पर सबके अलग अलग फाइनल गुड्स को चेक करने लगे, हम यहाँ कॉटन के भी ले लें, मेल का भी ले लें, होलसेलर का भी ले लें, सेलर का भी ले लें, पीपल का भी ले लें। अब यहाँ पर अगर हम 100 रुपीज सेलर का भी ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम एक पॉइंट और ऐड कर देते हैं सेलर का। पीपल लास्ट में आएगा, ओके। यहाँ पे हम सेलर ऐड कर देते हैं, ये रहा सेलर। फिर उसके बाद है पीपल। अब सेलर ने कितने का सेल किया, 100 का। अब यहाँ जो मिला पीपल को वो मिला 120 का। 30 इसने अर्न किए, 20 इसने, 20 उसने, पीपल को 120 का पड़ा। अब अगर हम यहाँ पर 100 को और ऐड करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा,
350, क्योंकि हम यहाँ एक ही वैल्यू को हमने कितनी बार ऐड कर लिया, 50 को यहाँ भी ऐड किया, 50 वहां भी ऐड है, ठीक है, 50 यहाँ ऐड किया, 50 80 में भी ऐड है, 50 120 में भी ऐड है, 80 भी ऐड है। हम एक ही वैल्यू को कितनी बार ऐड कर चुके हैं, इसलिए इसकी जो लास्ट वैल्यू थी वो बढ़कर आई, बट वहां पर हमने सबको सिर्फ एक ही बार में ऐड किया, इसलिए उसकी जो वैल्यू आई है वो 120 आई है। इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट की हम लास्ट वैल्यू को चेक करते हैं। अगर आप लास्ट वैल्यू को चेक नहीं करोगे तो आप एक ही प्राइस को बार बार ऐड करते हुए चले जाओगे। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फाइनल वैल्यू काउंट इंक्लूड इंटरमीडिएट वैल्यूज। तो हम डायरेक्ट फाइनल जो वैल्यू होती है उसको काउंट करते हैं, क्योंकि जो इंटरमीडिएट वैल्यू होती है ना उसमें खुद ब खुद इंक्लूड होती है। हमने 120 ऐड करी, फाइनल वो थी वैल्यू हमारी, और जो इंटरमीडिएट थे 50 80 100 ये पहले से ही उसमें इंक्लूड थी। ओके, नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर एक टॉपिक दिया हुआ है, इसको समझ देखिए, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जो भी गुड्स एंड सर्विस होते हैं उनको जो प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस गुड्स सर्विस होते हैं, वो पर्टिकुलरली हर ईयर में जो टोटल प्रोडक्शन होता है of the sector for that year and the sum of production in the three sectors give what is called the gross domestic product। अब ये क्या होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? एक साल के अंदर हम तीनों सेक्टर में जो प्रोडक्शन करते हैं उसका जो टोटल सम होता है वो होता है हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का। उसको और डीपली समझेंगे अभी। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर जीडीपी शोज हाउ बिगर द इकोनॉमी इज। अब देखिए यहां पर, चलिए उसको तो समझाऊंगे अभी। प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, यहां क्या बोला, हमें जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उनको जो प्रोड्यूस किया है हमने एक साल के अंदर। देखो प्राइमरी सेक्टर का फाइनल गुड्स, तीनों सेक्टर के अलग अलग जो फाइनल गुड्स है, देखो कई बार टमाटो है वो फाइनल गुड्स हो गया प्राइमरी में ही, जब उसका केचप बन रहा है तो वो सेकेंडरी सेक्टर में फाइनल गुड्स हो गया। कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रही जानी है तो वो आपकी टर्सरी सेक्टर की फाइनल गुड्स हो गई। इसलिए सबका जो फाइनल गुड्स है हम उसको ऐड करेंगे। इन तीनों को ऐड करने का जो टोटल सम निकल कर आता है एक साल का किसी भी एक कंट्री का, वो आपका जीडीपी होता है। ठीक है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंट्री की जो जीडीपी है वो बिगर है या लोअर है। ओके, जैसे यहाँ पर दे रखा है जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पर ग्रोस भी आएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। देखिए ऑल फाइनल गुड्स की वैल्यू और सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। किसी भी पर्टिकुलर ईयर में जो कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जाती है उनका जो फाइनल गुड्स होता है उसको बोलते हैं जीडीपी। Gross domestic product is the summation of the production that is once done through the primary activities, secondary activities as well as the tertiary activities। जो summation होता है, इनका जो sum होता है प्रोडक्शन का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों एक्टिविटीज की जो फाइनल गुड्स होती हैं वही हमारी क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द वैल्यू ऑफ ऑल दीज फाइनल गुड्स फ्रॉम ऑल दी थ्री सेक्टर्स वुड काउंट टुवर्ड्स द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इन तीनों सेक्टर्स की जो वैल्यू होती है उसको काउंट किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको वीट के एग्जांपल देकर समझाया था, ठीक है, उनको काउंट किया जाता है प्रोडक्ट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी होता है, इट वुड रिमूव एनी काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम दिस ग्रोस अमाउंट एंड द वुड गिव यू नेट प्रोडक्ट। फिर वो आपको नेट प्रोडक्ट निकाल के देता है कि कितना प्रोडक्ट बचा है, कितना सेल हो गया, जो भी फाइनल गुड्स है वो आपकी कंट्री की जीडीपी निकाल कर देता है कि इस साल आपको इतना प्रॉफिट हुआ या फिर इतना लॉस हुआ। जैसे हम अपने घर में निकालते हैं ना कि ये इतना खर्चा हुआ, इतना बचा है हमारे पास, ये जीडीपी भी सेम वही काम करता है कि हमने अपने कंट्री में कितना
क्रॉप को ग्रो किया, कितना मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज में लगाया, कितना सर्विस प्रोवाइड गई। जब हम तीनों को काउंट करेंगे तभी तो हमें एक लेवल पता चल पाएगा। इसलिए जीडीपी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब इसमें वो नहीं है, अब इसमें देखो सिर्फ कंट्री के अंदर की चीजें ऐड होती है, कहीं सोचो जो बाहर प्रोडक्शन हो रहा है वो भी नहीं। अब मान लो एक फार्मर था, उसने व्हीट को सेल कर दिया आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया सेल कर दिया। अब इसके जो फाइनल गुड्स होंगे वो काउंट नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया से बाहर का है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर जितना है सिर्फ उसको ऐड करेंगे, इसके बाहर की चीजों को हम ऐड नहीं करेंगे। जो बाहर से इंडिया में आ रही हैं वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो आप 11th और 12th के अंदर में पढ़ोगे। बट अभी के लिए इतना ही है कि जो का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर में हो रहा है, एक साल में हर साल जीडीपी निकाला जाता है कि कितना निकला। तो तीनों सेक्टर्स का जो फाइनल गुड्स होता है उसको काउंट करते हैं, उसकी जो फाइनल गुड्स की जो फाइनल वैल्यू होते हैं वैल्यू को काउंट करते हैं, गुड्स को प्रोडक्ट को काउंट नहीं करते। क्योंकि मैंने इससे पहले बताया कि हम उनको मेजर नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है उन वैल्यू को काउंट किया जाता है। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर प्लीज किसी को फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। अब इन सेक्टर्स में हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे आए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सारी चीजें कैसे चेंज हो गई, सडनली हुई, मतलब सारी चीजों को हम देखना है कि कैसे चेंज हुई है। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी सेक्टर। एट इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर, इवन किसी भी कंट्री के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होता है वो होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर एक इनिशियल स्टेज होती है जो किसी भी चीज को डेवलप कर सकती है। क्योंकि जब आपको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो सेकेंडरी और टर्सरी का क्या करोगे। सबसे मेन होता है, सबसे फर्स्टली जो होता है वो होता है आपको बेस प्रोवाइड करना। एटलीस्ट आपको एक बेस तो मिले। वो बेस हमें कौन प्रोवाइड कराता है, वो हमें प्रोवाइड कराता है प्राइमरी सेक्टर। With the innovation in farming methods, agriculture sector began to produce much more food than before. और ये जो सेक्टर है ना आज हमारा प्राइमरी सेक्टर, ये एंशिएंट टाइम के कंपैरिजन में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, मॉडर्न फार्मिंग मेथड आ गए एग्रीकल्चर के अंदर में। और जो इसके अदर सेक्टर्स हैं लाइक फिशिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं। तो उनका जो प्रोडक्शन है ना वो मच मोर फूड हो गया दैन बिफोर, मतलब पहले से अब उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ गया है। पहले प्रोडक्शन था, अच्छा था, बट आज के कंपैरिजन में वो और ज्यादा लेवल उसका बढ़ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, सम पीपल आल्सो गेट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। देखो कुछ लोग पहले सिर्फ एग्रीकल्चर में सब इन्वॉल्व होते थे, मतलब अगर फैमिली में 5 मेंबर तो 5 के 5 कहाँ लगे पड़े, एग्रीकल्चर फील्ड में लगे पड़े हैं। बट अब ऐसा नहीं है, अब लोगों को एक दूसरा सेक्टर भी मिल चुका है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। अब लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ भी जाकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उनके घर की जो अर्निंग है वो भी बढ़ी है। और कुछ लोग तो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व हो गए, कुछ टर्सरी उसमें चले गए इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो कुछ ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चले गए। तो इन दोनों सेक्टर आज के टाइम में सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर या फिर टर्सरी सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ग्रेजुअली सेकेंडरी सेक्टर बिकम द मोस्ट इंपोर्टेंट इन इकोनॉमिक एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। आज के टाइम में अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ ही इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो पहले लोग अगर 5 मेंबर है तो 5 के 5 एग्रीकल्चर में लगे होते थे, बट सेकेंडरी सेक्टर के आने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, लोग जॉब करने लगे। पहले लोगों के पास जॉब नहीं थी, अगर किसी एग्रीकल्चर करना ही है तो अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे के यहाँ भी वो खेती ही कर रहे हैं। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट मिली है, लोगों को जॉब प्रोवाइड हुई है, उनके जो अर्निंग सोर्स हुए हैं वो चेंज हो गए हैं। इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स मेकिंग टेक्सटाइल कमिंग इन लार्ज नंबर्स। अब इंडस्ट्री सेक्टर के आने से फूड प्रोसेसिंग इंक्रीज हो गई है, इक्विपमेंट्स नए नए बनने लगे हैं, एंड टेक्सटाइल एक लार्ज ब्रॉड कॉन्सेप्ट बनकर स्टैंड करा है उसने। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रॉफिट हुआ है हमें किसकी वजह से, सेकेंडरी सेक्टर की वजह से। नेक्स्ट है हमारा
टर्सरी सेक्टर, अब टर्सरी सेक्टर तो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। पहले के टाइम में क्या था और आज के टाइम में क्या, पहले के टाइम में ना के बराबर टर्सरी सेक्टर यूज होता था, बट आज के टाइम में प्राइमरी और सेकेंडरी से भी अपर लेवल जो है वो टर्सरी सेक्टर का है। इन द पास्ट 100 ईयर there has been a further shift from secondary to tertiary sector in developed countries। डेवलप कंट्रीज के अंदर अगर 100 सालों के अंदर की हम बात की जाए, 100 ईयर्स की बात की जाए, तो ज्यादातर चीजें जो शिफ्ट हुई हैं वो टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी की सेक्टर की तरफ मूव ऑन हुई हैं, टर्न हुई हैं। प्राइमरी से टर्सरी एंड सेकेंडरी सेक्टर की तरफ लोग ज्यादा मूव करा है लोगों ने, क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स में लोगों को जॉब बहुत ज्यादा प्रोवाइड होती है, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट के थोड़े से सोर्सेस कम है, बट इन दोनों में सोर्सेस बहुत ज्यादा है। दिस लेड टू स्टार्ट ऑफ सर्विस सच एज बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। और सर्विस सेक्टर के अंदर में आपको एजुकेशन मिल जाएगा, बैंकिंग की फैसिलिटीज मिल जाएगी, एजुकेशन फैसिलिटीज मिल जाएगी, सारी की सारी चीजें आपको किसके अंडर में मिली है, सारी सर्विस प्रोवाइड हो रही है आपको टर्सरी सेक्टर के अंडर में। दिस सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर इन द टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड स्टार्टेड एम्प्लॉयिंग मोर पीपल। टर्सरी सेक्टर भी इंपोर्टेंट फैक्टर है, क्यों? फर्स्ट तो इसने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है और सेकेंड क्या है, टोटल प्रोडक्शन। दोनों के दोनों इसी के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। एक से दूसरी जगह जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट का ही यूज करना पड़ता है, इसलिए जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन चुका है आज के टाइम में। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए मैं एक बार दोबारा से रिकैप कर देती हूँ ये वाला टॉपिक आपका, कि हमें जो प्रोडक्ट है उनको काउंट कैसे करना है, हमें किसी भी प्रोडक्ट की जो लास्ट वैल्यू है उसको काउंट करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, फार्मर ने कॉटन को 50 में सेल किया, मिल वाले ने 50 में उसको खरीदा, होलसेल वाले ने 80 का खरीदा, सेलर ने 100 का खरीदा और पीपल ने उसको 120 का खरीदा। तो हम यहाँ पर देखो, अगर हम डायरेक्ट, अगर एक दूसरा पर्सन है, चलो राम है एक, अब राम क्या है, वो कॉटन को यूज कर रहा है, तो उसने डायरेक्ट कॉटन ले ली। अब जो कॉटन यहाँ पर इसका प्राइस 50 था। अब बताइए, ये पर्सन राम है और ये हम ले लेते हैं क्या ले लो, रामा। वो राम और ये रामा। अब रामा ने 120 का खरीदा बट राम ने 50 का खरीदा, तो जो कॉटन था वो प्राइमरी था और ये मैन्युफैक्चर जो चीजें हुई सेकेंडरी, और वो टर्सरी, कंज्यूमर तक पहुंचना टर्सरी भी हो जाता है, ठीक है, मार्केट तक पहुंचाया उसने। तो यहाँ जो मैन्युफैक्चर हो गया इसकी कॉस्ट 120 तक चली, बट यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर में ही क्या हो गया इसका प्राइस 50। तो प्राइमरी सेक्टर में जो कॉटन राम के पास गई वो आपका फाइनल गुड्स है, बट जो पीपल के पास गई वो आपका सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में ऐड हो जाएगा, वो उसका फाइनल गुड्स है। तो सबके जो फाइनल गुड्स है उनकी लास्ट वैल्यू को ऐड करते हैं हम, उसके बाद हमारी क्या निकलती है, जीडीपी निकलती है। हम हर वैल्यू को बार बार ऐड नहीं करेंगे, जैसे हम कॉटन की यहाँ पे ऐड कर ले, मिल वाले की, होलसेलर की, सेलर की, सबकी वैल्यू को हम बार बार ऐड नहीं करेंगे। अगर वैल्यू को बार बार ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट ये निकल कर आएगा। ओके, तीनों सेक्टर की जो लास्ट वैल्यू है, प्रोडक्ट की जो लास्ट वैल्यू है उसको ऐड करना है। ओके, तीनों सेक्टर्स की लास्ट वैल्यू को ऐड करना। मैं बार बार बोल रही हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाकी की जो चीजें हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप भी रेस्ट करो। बाय बाय।